वो सड़क पर मिली एक लड़की को देखकर हैरान रह गया। उसने एक बाल्टी में रखी हुई चर्बी लार्ड खोली। शुरुआत में उस औरत को लगा कि शायद उसे कोई अजीब सा शौक है, लेकिन तभी उसने देखा कि वो आदमी अचानक चाकू निकाल रहा है। औरत को उसके लिए दया आई, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही वो डर के मारे पीछे मुड़कर जाने लगी, ग्रे ने झट से उसका गला काट दिया। उसने उसके बाल काटे और पूरे शरीर पर लार्ड चर्बी मल दी। जब शरीर ने वह लार्ड पूरी तरह सोख लिया तो उसने उसे खुरचकर निकाला और उसमें थोड़ी सी शराब मिलाई। फिर उसने उस मिश्रण को एक कांच की बोतल में डालकर गर्म किया और चलाते हुए उसे शुद्ध किया, और इस तरह एक अजीब और अनोखी खुशबू, एक परफ्यूम तैयार हुई। लेकिन ग्रे अब भी संतुष्ट नहीं था, क्योंकि दुनिया का सबसे बेहतरीन इत्र बनाने के लिए उसमें 13 अलग अलग लड़कियों की देह की खुशबू मिलनी जरूरी थी। कहा जाता है, जब ये इत्र बन जाता तो उसकी सिर्फ एक बूंद किसी भी इंसान के होश उड़ा देती। लोग उसके सामने झुक जाते, मानो किसी देवता के सामने खड़े हों। इसी जुनून में ग्रे ने और भी तेजी से अपने शिकार बढ़ा दिए। वो लोगों को मारकर भाग जाता। अब उसमें ना इंसानियत बची थी न रहम। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ऐसे निर्दयी इंसान को भी कई लोग जीनियस कहते थे। उसका जन्म और मौत दोनों ही लोगों के लिए रहस्य और संवेदना से भरे हुए थे। कई साल पहले पेरिस के एक गंदे सीफूड मार्केट में उसकी मां, जो मछलियां बेचती थी, अचानक बीमार पड़ गई। वो जल्दी से टेबल के नीचे छिप गई और वहीं उसने ग्रे को जन्म दिया। क्योंकि उसके पहले 4 बच्चे जन्म के बाद ही मर चुके थे, तो उसने सोचा कि ये बच्चा भी शायद जिंदा नहीं रहेगा। उसने बच्चे को एक किनारे रख दिया और तय किया कि रात होते ही वो खुद को लार्ड में डुबो देगी। लेकिन तभी जब दोनों को पास की नदी में फेंका गया, ग्रे ने अचानक जोर से रोना शुरू कर दिया। उसकी चीखों ने आसपास के लोगों का ध्यान खींच लिया और उसकी मां को तुरंत पकड़ लिया गया। उसे अपने ही बच्चे की हत्या की कोशिश के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद बिना मां बाप का ग्रे अनाथालय भेज दिया गया, मगर वहां उसकी पहली ही रात लगभग उसकी आखिरी साबित होती, क्योंकि उस जगह पर बच्चों के लिए खाना और संसाधन बेहद कम थे और एक बच्चे की जान लेना वहां के लिए मच्छर मारने जैसा आसान था। सौभाग्य से महिला अधीक्षिका ने समय रहते उसे बचा लिया, लेकिन वो भी कोई रहमदिल औरत नहीं थी। उसके लिए हर बच्चा सिर्फ कमाई का जरिया था। जो भी बच्चा बड़ा होता उसे ऊंची कीमत पर बेच दिया जाता था। और यूं ही अनजाने में ग्रे 5 साल का हो गया, पर उसके अंदर इंसानियत की जगह अब सिर्फ खुशबू और खून का जुनून बचा था। हालांकि उस समय वो बोल नहीं पाता था, लेकिन उसकी सूंघने की शक्ति इतनी अद्भुत थी कि किसी को भी हैरान कर दे। वो सिर्फ गंध से ही हमले का अंदाजा लगा लेता था। सिर्फ खुशबू से इंसान के शरीर का आकार पहचान सकता था। यहां तक कि नदी में छिपे मेंढक तक को सिर्फ गंध से ढूंढ निकालता था। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी प्रतिभा उसके लिए सबसे बड़ी सजा बन गई। लोग उससे डरने लगे। उन्हें लगता कि वो कोई शापित राक्षस है। इसी वजह से 13 साल की उम्र पूरी होने से पहले ही उसे एक नरम चमड़े की फैक्ट्री के मालिक को बेच दिया गया, मात्र एक भेड़िए की आवाज की कीमत पर। लेकिन किस्मत देखिए, जैसे ही अनाथालय की डायरेक्टर पैसे लेकर गई, रास्ते में कुछ लुटेरों ने उसका गला घोंट दिया। अब ग्रे एक ऐसे नरक में था जहां वो दिन में कम से कम 16 घंटे काम करता और जिंदगी हर दिन थोड़ी थोड़ी मरती जाती थी। वो जिंदा था, बस बैक्टीरिया की तरह। साल गुजरते गए, वो जवान हुआ, मजबूत हुआ और अब वो पूरी तरह काम में डूबा रहता था। एक दिन उसके बेहतरीन काम को देखकर फैक्ट्री का मालिक पहली बार उसे बाहर ले गया, शहर के सबसे रौनकदार बाजार में माल डिलीवर करने। वहीं पहली बार ग्रे ने महसूस किया कि खुशबू की दुनिया कितनी गहरी, कितनी मोहक होती है। वो हर गंध को लोभ से समेटने लगा। उसके पांव लड़खड़ा रहे थे, लेकिन नाक हवा में सूंघ रही थी। शुरू में वो बस जिज्ञासु था, लेकिन जल्द ही उसकी यह भावना काबू से बाहर हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर की हर कोशिका अब एक एक सूंघने वाली नस बन चुकी हो। वो हर खुशबू को पकड़ लेना चाहता था। रोटी की महक, दूध की खुशबू, किसी सज्जन के बालों से आती हल्की महक। वो इन सब में खो गया था, मानो किसी नशे में डूब गया हो। इसी बीच मालिक और खरीदार घर के अंदर सौदा करने गए और वो बाहर सड़क पर इंतजार करने लगा। तभी अचानक एक अनोखी मोहक खुशबू उसकी नाक से टकराई। वो खुशबू उसे खींच ले गई और वो जा पहुंचा एक परफ्यूम की दुकान के सामने। यहीं पहली बार उसने देखा इत्र, और यहीं से उसे पता चला कि यूरोप के उस दौर में लोग नहाने से नफरत करते थे। शहर के अंदर और बाहर गंदगी फैली रहती थी और अपने शरीर की बदबू छुपाने के लिए लोगों ने इत्र का आविष्कार किया था। धीरे धीरे ये इत्र अमीरों और रईसों की शान बन गया। लेकिन जब ग्रे उस दुकान की खुशबू में खोया हुआ था, उसी वक्त हवा में एक और भी दुर्लभ महक घुल गई, इतनी सुंदर, इतनी जीवित कि उसने होश खो दिए। वो उस खुशबू के पीछे भागा और पहुंचा एक गली में, जहां एक लाल बालों वाली लड़की फल खरीद रही थी। लड़की ने उसे देखा तो समझी कि शायद वो भी फल लेने आया है। उसने मुस्कुराते हुए कुछ फल उठाए और उसे देने लगी, लेकिन ग्रे के इरादे कुछ और थे। उसने धीरे से लड़की का हाथ पकड़ा और बिना कुछ कहे वहां से भाग गया, मगर उसकी नाक अब भी उस खुशबू के पीछे थी। वो लड़की का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच गया।
जब लड़की फल काटने वाली थी वो धीरे धीरे पीछे से उसके पास आया। लड़की को कुछ अजीब एहसास हुआ। वो पलटी ही थी कि तभी वहां से एक जोड़ा गुजर रहा था। किसी को भनक न लगे, इस डर से ग्रे ने झट से लड़की का मुंह और नाक ढक लिया और वहीं से उसकी कहानी ने एक और अंधेरा मोड़ ले लिया। लेकिन किसे पता था कि उस दिन उसकी एक लापरवाह हरकत किसी की जान ले लेगी। ग्रे ने अनजाने में उस लड़की की सांसें छीन लीं, मगर हैरानी की बात यह थी कि वो ना तो घबराया ना ही पछताया, बल्कि उसने लड़की के कपड़े खोले और उसके सिर से लेकर पांव तक की खुशबू को कई बार सूंघा। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बस एक अजीब सी तसल्ली, एक सनक। मगर कुछ ही देर में वो उदास हो गया, गुनाह के बोझ से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने महसूस किया कि लड़की के शरीर की वो अनोखी खुशबू धीरे धीरे गायब हो रही थी। वो उसे पकड़ने की कोशिश करता रहा, पर चाहे जितनी बार सूंघे अब वो महक लौट नहीं रही थी। निराश होकर वो वापस बूचड़ खाने पहुंचा, जहां मालिक ने उसे पूरे दिन की सुस्ती के लिए कड़ी सजा दी। लेकिन उस दर्द का उस पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उसके दिमाग में अब बस एक ही सवाल घूम रहा था, कैसे किसी इंसान की खुशबू को हमेशा के लिए बचाया जा सकता है। और शायद किस्मत भी उसी के साथ थी, क्योंकि जल्द ही उसकी जिंदगी ने एक अचानक मोड़ लिया। एक दिन वो हमेशा की तरह शहर में सामान डिलीवर करने गया। इस बार जिस ग्राहक के पास गया वो कोई साधारण इंसान नहीं था, वो था एक मशहूर परफ्यूमर, यानी इत्र बनाने वाला उस्ताद। लोग कहते थे कि उसके बनाए इत्र कभी पूरे शहर में मशहूर थे, लेकिन जब से उसके प्रतिद्वंदी ने अयुलिंग नाम का नया इत्र बनाया, उसकी शोहरत मिट्टी में मिल गई थी। वो उस रहस्यमय अयुलिंग की खुशबू का राज जानने को तरस रहा था, पर उसे कभी उसकी असली फॉर्मूला नहीं मिल पाई। और तभी उस शाम जब ग्रे उसके पास भेड़ की खाल की डिलीवरी लेकर पहुंचा, उसके शरीर से अयुलिंग की हल्की महक निकल रही थी। ग्रे की नाक, जो किसी कुत्ते से भी ज्यादा तेज थी, उस खुशबू को तुरंत पहचान गई। उसने वहां मौजूद सैकड़ों सुगंधों में से उन सारे असली इंग्रेडिएंट्स को पहचान लिया जो अयुलिंग बनाने के लिए जरूरी थे। शुरुआत में परफ्यूमर बाल्दिनी उस गंदे से डिलीवरी बॉय पर हंस पड़ा। उसे यकीन नहीं था कि ये झुग्गी में पलने वाला लड़का वो खुशबू बना सकता है जिसे उसने खुद सालों की मेहनत में भी नहीं बना पाया। लेकिन फिर ग्रे ने बिना किसी उपकरण के सिर्फ अपनी सूंघने की ताकत से 1 मिनट से भी कम में उस इत्र को तैयार कर दिया। और इतना ही नहीं, उसने कहा कि अयुलिंग असल में अच्छा इत्र नहीं है, क्योंकि उसमें मर्टल की खुशबू जरूरत से ज्यादा है। यह कहकर उसने कुछ और इत्रों की कुछ बूंदें मिलाईं और कुछ ही क्षणों में एक नई जादुई खुशबू पैदा कर दी। बाल्दिनी ने पहले तो उसे नजरअंदाज किया और गुस्से में ग्रे को बाहर निकाल दिया, क्योंकि उसे लगा कि ये लड़का उसकी सालों की मेहनत का अपमान कर रहा है। लेकिन जैसे ही ग्रे चला गया, बाल्दिनी उस इत्र की ओर खींचता चला गया। उसने धीरे से बोतल उठाई और उस खुशबू को सूंघा। एक पल में वो जैसे किसी असीम फूलों के समंदर में डूब गया। चारों ओर रंग, खुशबू और एहसास बिखर गए। सब कुछ जैसे एक सपना, एक मतवाला भ्रम था। उस खुशबू में नशा भी था, नजाकत भी, और कहीं ना कहीं औरत जैसी आकर्षक मोहकता भी। ऐसी महक जिसे कोई हरा नहीं सकता था। अगले ही दिन बाल्दिनी ने 10 गुना कीमत चुकाकर ग्रे को उस चमड़े की फैक्ट्री से खरीद लिया। लेकिन किस्मत फिर खेल खेल गई। फैक्ट्री का मालिक जिसने सौदा किया था, उसी रात नशे में धुत होकर डूबकर मर गया। जब से ग्रे बाल्दिनी की परफ्यूम की दुकान में आया, उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब वो गंदे कारखाने की गंध से निकलकर खुशबू की दुनिया का बादशाह बनने की राह पर था। लेकिन इस सौदे से सबसे ज्यादा फायदा तो बाल्दिनी को हुआ, क्योंकि ग्रे के आने के बाद उसकी दुकान की बिक्री इतिहास की ऊंचाइयों पर पहुंच गई। पूरा शहर, खासकर अमीर और रईस वर्ग, उसके इत्र के दीवाने हो गए और बाल्दिनी रातों रात अमीर बन गया। पर इस दौरान उसने ग्रे को भी परफ्यूम से जुड़ी कई गहरी बातें सिखाईं। वो कहता था, इत्र एक संगीत की तरह होता है जिसमें 3 स्वर या 3 कॉर्ड्स होते हैं। पहला स्वर प्रील्यूड, मध्य स्वर मिडिल नोट और अंतिम स्वर बेस नोट। पहला स्वर वो होता है जो किसी की नाक तक सबसे पहले पहुंचता है, जो कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाता है। दूसरा मध्य स्वर इत्र की आत्मा होता है, वो घंटों तक बना रहता है। और तीसरा अंतिम स्वर, वो कई दिनों तक टिकता है, जिससे किसी की याद की तरह खुशबू हवा में तैरती रहती है। हर एक कॉर्ड में 4 खुशबुएं होती हैं, मतलब कुल मिलाकर 12 सुर बनते हैं। लेकिन प्राचीन मिस्र के लोगों का मानना था कि इस दुनिया में एक 13वां सुर 13th नोट भी मौजूद है, और अगर कोई उस 13वीं खुशबू को पाले तो उसकी एक बूंद से ही सैकड़ों मील तक खुशबू फैल सकती है। लोग उसे सूंघकर ऐसा महसूस करेंगे जैसे वो स्वर्ग में पहुंच गए हों। मगर अफसोस, इतिहास में किसी ने भी उस 13वीं खुशबू को कभी नहीं पाया। जब ग्रे ने यह सुना तो उसे तुरंत याद आई वो लाल बालों वाली फल बेचने वाली लड़की। उसे लगा शायद वही थी वो 13वीं खुशबू, वो जो बाकी दुनिया से अलग थी। अब उसका एक ही मकसद था, सीखना कि उस खुशबू को कैसे हमेशा के लिए कैद किया जा सकता है। उसने बाल्दिनी से विनती की कि वो उसे सिखाए कि खुशबू को इकट्ठा और सुरक्षित कैसे किया जाए। बाल्दिनी ने थोड़ी झिझक के बाद उसे अपनी बुनियादी तकनीक सिखा दी, डिस्टिलेशन विधि। इस विधि में किसी भी चीज, फूल, पत्ती या रेजिन
को पानी से भरी बोतल में डालकर उबालते हैं, फिर भाप को ठंडा कर उसका एसेंस यानी असली इत्र निकाला जाता है। वो तरीका आसान था पर बहुत सीमित। जब ग्रे ने यही तरीका धातु कांच, जानवरों की खाल, यहां तक कि इंसानी त्वचा पर आजमाया तो वो खुशबू कभी नहीं मिल पाई जिसकी वो तलाश में था। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा, वो बीमार हो गया और एक दिन बिस्तर पर लेटे लेटे उसने बालदिनी से आखिरी सवाल पूछा, क्या इस डिस्टिलेशन के अलावा कोई और तरीका नहीं है खुशबू को हमेशा के लिए निकालने का? बालदिनी ने गहरी सांस ली और कहा, है, लेकिन वो तरीका इंसान को भगवान और शैतान के बीच खड़ा कर देता है। बालदिनी ने कहा, एक और तरीका है तेल में भिगोकर खुशबू निकालने का, जिसे ऑनाइल क्रिस्पिंग मेथड कहते हैं, लेकिन अफसोस मुझे ये तरीका भी ठीक से नहीं आता। ये कला तो सिर्फ खुशबुओं के शहर ग्रासे में ही सीखी जा सकती है। यह सुनकर ग्रे के भीतर फिर से उम्मीद जागी। अजीब बात यह थी कि एक हफ्ते बाद ही उसका शरीर पूरी तरह ठीक हो गया। अब उसका बस एक ही मकसद था, ग्रास जाकर उस गुमनाम खुशबू का रहस्य खोजना। लेकिन वहां जाने से पहले उसे बालदिनी को 100 विशेष परफ्यूम बनाकर देने का वादा निभाना था, जैसे एक तरह का मुआवजा। ग्रे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे 100 इत्र हों या 1000, वो अब अपनी मंजिल के लिए तैयार था। इस तरह उसने बिना पीछे मुड़े बालदिनी का घर छोड़ दिया। बालदिनी उन फॉर्मूलों को अपने दिल से लगाकर बैठा था। उसे लगता था अब उसकी बाकी जिंदगी चैन और दौलत में कटेगी। लेकिन उसी रात अचानक उसका घर ढह गया। वो उसी मलबे के नीचे दबकर हमेशा के लिए चला गया। वो अक्सर मजाक में कहा करता था कि उसका घर पुराना है, कभी भी गिर सकता है, मगर उसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। किसे पता था कि जिस दिन ग्रे उस दरवाजे से बाहर निकलेगा उसी रात किस्मत अपना खेल दिखा देगी। अजीब बात यह थी कि जो भी ग्रे की जिंदगी में आया वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहा, चाहे वो उसकी मां हो या चमड़े की फैक्ट्री का मालिक या अब बालदिनी। पर ग्रे हर बार किसी चमत्कार की तरह बच निकलता और एक नए मुकाम तक पहुंच जाता। अब वो बिल्कुल आजाद था, जंगलों, पहाड़ों और हवाओं की खुशबू में खोया हुआ। रास्ते में जब मंजिल की ओर जाने वाले 2 रास्ते मिले तो उसने बिना सोचे समझे वो रास्ता चुना जो आग और बर्बादी से दूर पहाड़ों की तरफ जाता था। पहाड़ पार करके वो एक ऐसी गुफा में पहुंचा जहां बस पत्थरों की नमी की गंध थी। वहां वो कई दिनों तक ध्यान में बैठा रहा। धीरे धीरे उसे लगा कि शायद यही शांति उसकी मंजिल है। शायद अब उसे इत्र या खुशबू के पीछे भागने की जरूरत नहीं। लेकिन एक दिन अचानक उसे एहसास हुआ उसके शरीर में कोई गंध ही नहीं है। पहले तो उसने सोचा शायद गंदगी की वजह से उसकी अपनी गंध दब गई हो, पर जब उसने बारिश में खुद को पूरी तरह साफ किया तब भी कुछ नहीं बदला। उससे कोई गंध नहीं आती थी। उस पल उसने पहली बार डर महसूस किया, क्योंकि उसके लिए खुशबू ही आत्मा थी। जिस इंसान से गंध गायब हो जाए वो मानो दुनिया में मौजूद ही ना हो। कोई उसे पहचान नहीं पाएगा, न याद रखेगा। इसलिए उसने कसम खाई वो उस 13वीं खुशबू को जरूर ढूंढेगा और ऐसा परफ्यूम बनाएगा जो पूरी दुनिया को उसकी मौजूदगी महसूस कराए। शायद किस्मत ने फिर उसका साथ दिया, क्योंकि जंगल से बाहर निकलते ही उसे फिर वही दीवाना कर देने वाली मानवी खुशबू मिली। लेकिन यह खुशबू एक अमीर रईस बोझवे की बेटी की थी। उसकी ऊंची हैसियत और सामाजिक फासले की वजह से ग्रे उसके करीब नहीं जा सका। इसलिए उसने अपने मिशन की पहली सीढ़ी चुनी, आइजिया फ्लावर फार्म में काम करना। वहां उसने मेहनत और तेज सीखने की क्षमता से जल्द ही ऑनियल क्रिस्पिंग मेथड यानी तेल में खुशबू निकालने की कला में महारत हासिल कर ली। जिसे ऑनियल क्रिस्पिंग मेथड कहा जाता है उसका मतलब होता है फूलों की खुशबू को जानवरों की चर्बी या तेल में सोख लेना। जब वो तेल पूरी तरह उस खुशबू से भर जाता है तो उसे ठंडा किया जाता है, फिर उसमें शराब और दूसरे रासायनिक तत्व मिलाकर परफ्यूम तैयार किया जाता है। ये सिद्धांत समझ लेने के बाद ग्रे ने अपने प्रयोग शुरू किए। शुरुआत में उसने फैक्ट्री की सबसे सुंदर और सुगंधित लड़की को प्रयोग के लिए चुना, लेकिन जब उसने उसे बेरहमी से मारकर तेल के ड्रम में डुबोया तो नतीजा उसकी उम्मीदों के उलट निकला। वो खुशबू वैसी नहीं थी जैसी वो चाहता था, पर उसने हार नहीं मानी। उसी रात उसने सड़क पर एक और औरत को देखा और उस पर नया प्रयोग करने का सोचा। लेकिन जब उसने विरोध किया तो ग्रे ने निर्दयता से उसकी हत्या कर दी ताकि उसका प्रयोग बाधित न हो। इस बार किस्मत फिर उसके साथ थी। न सिर्फ वो हत्या के शक से बच गया, बल्कि पहली बार उसने एक इंसान के शरीर की असली खुशबू सफलतापूर्वक निकाल ली। परीक्षण के लिए उसने वो इत्र अपने हाथ पर लगाया और जब उस औरत का पालतू कुत्ता भागता हुआ आया और उसके हाथ को चाटने लगा तो ग्रे समझ गया कि उसका प्रयोग सफल रहा है। अब वो अगले चरण के लिए तैयार था, 13 अलग अलग लड़कियों की सुगंध इकट्ठा करने का। उसने 13 खाली शीशियां तैयार की और अपने नए मिशन की शुरुआत कर दी। उधर शहर के अमीर इलाके में बोझवे नाम का रईस अपनी बेटी लौरा की सगाई की तैयारी में लगा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत धीरे धीरे उसकी हवेली की तरफ बढ़ रही है। लौरा और उसकी कुछ सहेलियां बाग में बने भूल भुलैया जैसे हिस्से में लुका छिपी खेलने चली गईं। जैसे जैसे वो सब अलग अलग दिशाओं में बिखर गईं, वैसे ही ग्रे को मौका मिल गया। लेकिन उसने लौरा को तुरंत नहीं मारा, क्योंकि वो उसे आखिर में रखना चाहता था। सबसे बेहतरीन खुशबू आखिरी के लिए, यही उसका नियम था। इसीलिए उसने पहले एक जुड़वा बहनों की जोड़ी को निशाना बनाया। जब तक बोझवे को कुछ गड़बड़ का आभास हुआ, ग्रे उन दोनों को मम्मी बना चुका था और उनसे 2 बोतल खुशबू निकाल चुका था।
जब वो अपनी कला पर मोहित होकर उन्हें देख ही रहा था, उसे अचानक अपने मालिक की गंध महसूस हुई। पकड़े जाने के डर से उसने जल्दी में इत्र की बोतलें समेटी, लेकिन गलती से कुछ बूंदें उसके हाथ पर गिर गईं और तभी कुछ अजीब हुआ। वो मालिक जो पहले गुस्से में तमतमा रहा था, अचानक नर्म और आज्ञाकारी हो गया, जैसे उस खुशबू ने उसकी आत्मा को ही वश में कर लिया हो। इस अनुभव ने ग्रे को और निडर बना दिया। अगले कुछ दिनों में वो लगातार नए लक्ष्य खोजने लगा, पर धीरे धीरे शहर में लड़कियों के गुम होने और लाशें मिलने की घटनाएं बढ़ने लगीं। अब अफसरों और रईसों को मामला गंभीर लगने लगा। बोझुए ने शहर में कर्फ्यू लगाने का सुझाव दिया, लेकिन दूसरे अमीरों ने विरोध किया, क्योंकि उनका सारा कारोबार फूलों से जुड़ा था और फूल तो सुबह सुबह ही तोड़े जाते हैं। कर्फ्यू लगने से उनके मुनाफे पर असर पड़ता, लेकिन जब मौतों का सिलसिला बढ़ा तो सबको एहसास हुआ कि हालात हाथ से निकल रहे हैं। शहर के दरवाजे बंद कर दिए गए। हर घर को आदेश मिला कि कोई बाहर न निकले, यहां तक कि जो भी अजनबी दिखे उसे पकड़कर सजा दी जाए या वहीं मौत के घाट उतार दिया जाए। एक ही रात में पूरा शहर डर और अपराधफरी में डूब गया। यहां तक कि पुलिस भी बेबस थी। उनके पास कुछ नहीं बचा था सिवाय भगवान से दुआ करने के। लेकिन भगवान की सबसे श्रद्धालु नन भी इस खूनी किस्मत से नहीं बच सकी। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि अब उन्हें काबू में रखना लगभग नामुमकिन था। लोगों के डर और गुस्से को शांत करने के लिए पुलिस ने एक निर्दोष व्यक्ति को पकड़कर कुर्बानी का बकरा बना दिया और घोषणा कर दी कि हत्यारा पकड़ा जा चुका है। अब खतरा टल गया है। लेकिन असली कातिल फैन ग्रे अब तक 12 लड़कियों की खुशबू इकट्ठा कर चुका था। अब बस आखिरी एक खुशबू बाकी थी, लौरा की। उधर मासूम लौरा को इस सब की कोई खबर नहीं थी। वह तो शहर में बजते गीतों पर नाच रही थी, खुश थी कि कातिल पकड़ा गया है। उसे यह एहसास भी नहीं था कि अगली बारी उसकी ही है। शुक्र था कि उसके पिता बोझुए सतर्क थे। उन्होंने जब पुलिस की रिपोर्ट ध्यान से पढ़ी तो पाया कि जिस व्यक्ति को अपराधी बताया जा रहा है उसका बयान सच्चाई से मेल नहीं खाता। पुलिस बस मामला बंद करना चाहती थी, उन्हें असली हत्यारे की परवाह नहीं थी। बेबस बोझुए सिर्फ दूर से अपनी बेटी को खेलते हुए देख सकते थे। गुस्से और डर में उन्होंने लौरा को थप्पड़ मार दिया जब उसने बाहर जाने की जिद की। आहत और अपमानित लौरा भीड़ से भागी और अकेले सुनसान सड़क पर निकल पड़ी। लेकिन उसके ठीक सामने अंधेरे में ग्रे हाथ लगाए बैठा था। जैसे ही वह एक कदम और बढ़ाने वाली थी, ग्रे उसे डंडे से मार गिराने वाला था, मगर एक अजीब सी दहशत ने लौरा के कदम रोक दिए और ठीक उसी वक्त बोझुए भी पीछे पीछे वहां पहुंच गए। इसी वजह से लौरा की जान बच गई। घर लौटने पर बोझुए ने उसे सारा सच बताया। लौरा ने वादा किया कि अब वह कभी अकेले बाहर नहीं जाएगी। लेकिन उसी रात जब दोनों चैन से सो गए थे, ग्रे चोरी छिपे लौरा के कमरे में घुस आया। सौभाग्य से बोझुए एक डरावने सपने से अचानक जाग गए और तुरंत अपनी बेटी के कमरे में पहुंचे। इसी बीच लौरा को छिपने का मौका मिल गया। बोझुए ने देखा कि खिड़की जो उन्होंने खुद बंद की थी अब खुली हुई थी और उन्हें एहसास हुआ कि उनका सपना शायद किसी आने वाली हकीकत की चेतावनी था। अगली सुबह उन्होंने लौरा को सुरक्षित जगह ले जाने का फैसला किया। उन्होंने एक बहाना बनाया ताकि काफिले का मुख्य दल एक अलग दिशा में जाए, जबकि वे दोनों एक गुप्त गली से निकल पड़े। अगर उनका सामना कोई आम अपराधी से होता तो शायद वे उसे चकमा दे सकते थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनका पीछा कर रहा था फैन ग्रे, जिसकी सूंघने की क्षमता इंसानों से 1000 गुना ज्यादा थी। जिस पल बोझुए और लौरा ने शहर छोड़ा, उसी क्षण ग्रे ने उनके निशान पकड़ लिए और हवा में फैली लौरा की खुशबू के सहारे उनके छिपे हुए कैले तक पहुंच गया। वह कैला समुद्र से घिरा हुआ था और वहां कोई और मेहमान नहीं रहता था। कैले के मालिक के पास एक भेड़िया सा वफादार कुत्ता भी था, इसलिए बोझुए को लगा कि अगर वह कमरे की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दें तो उनकी बेटी पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। लेकिन वह नहीं जानता था कि जिस शख्स से वो अपनी बेटी को छिपा रहा है वह हवा में बहती गंध को भी देख सकता है। बोझुए को इसका कोई अंदाजा नहीं था कि ग्रे अब कोई गंध महसूस ही नहीं कर सकता। कुत्ते के पास से गुजरते हुए भी ग्रे पर ध्यान नहीं गया। इस तरह जब सब सो रहे थे, ग्रे ने चुपचाप बोझुए की बेड साइड टेबल पर रखी चाबी ले ली और लौरा के कमरे का दरवाजा खोल दिया। लेकिन जैसे ही उसने लकड़ी की छड़ी उठाई और लौरा की जान लेने वाला था, लौरा अचानक अपनी आंखें खोल बैठी। दोनों की नजरें लंबी देर तक एक दूसरे में अटकी रहीं। अगली सुबह जब बोझुए नहाकर तैयार हुए, उन्होंने बेड साइड टेबल पर रखी चाबी वापस ले ली और सीधे लौरा के कमरे पहुंचे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, किरणों की एक तेज किरण उनकी आंखों में पड़ी। लौरा, जिसके बाल कट चुके थे, ने फिर से उनकी आंखों में देखा। चाहे वह कितने सतर्क रहें, अपनी बेटी की जान बचाना अब उनके बस की बात नहीं थी। इस बीच ग्रे ने 13वीं सोने की तेल की श्रृंखला पूरी कर ली और उसे पहले से मिली 12 खुशबुओं के साथ सफलतापूर्वक मिला लिया। लेकिन तभी पुलिस ने उसका पीछा किया और तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया। असल में जब वह लौरा के साथ शहर छोड़ चुका था, उस कुत्ते ने, जो सड़क की लड़की की तरह दिखता था, पुराने कमरे से सभी पीड़ितों के अवशेष निकाल दिए जहां वह रहता था। इस तरह उसका अपराध भी उजागर हो गया। बोझुए ने जब यह सुना तो उसने ग्रे को कड़ी सजा दी और उसे मजबूर करने की कोशिश की कि वह बताए कि लौरा की हत्या क्यों करनी थी। लेकिन ग्रे का मकसद हमेशा पवित्र रहा, इसलिए चाहे कितनी भी यातनाएं सहनी पड़ी,
वह बस इतना ही कहता रहा, क्योंकि मुझे आपकी बेटी चाहिए। शायद उसने अपनी हरकत को सार्वजनिक चुनौती समझ लिया, या फिर उसने सोचा कि अपनी बेटी को मारने वाले घटिया इंसान से अपने शब्दों की बर्बादी न करे। बोझुए ने और सवाल नहीं किए, लेकिन घृणा में कहा, जब आपको सार्वजनिक रूप से क्रॉस पर बांधा जाएगा, लोहे की छड़ से गिराया जाएगा और सबसे क्रूर तरीकों से मारा जाएगा, मैं निश्चित रूप से मंच पर चढ़कर बर्फ में बैठूंगा और आपकी आंखों में घूरूंगा जब तक आपकी पुतलियां पूरी तरह टूट न जाएं। जल्द ही फांसी का दिन आया और शहर के सभी लोग इकट्ठा हुए। लॉरा की जान न बचाने में नाकाम बोझुए क्रोधित थे। गुइज़शोउ तक, जो पहले ही गुस्से में था, अब उसे हीरो मानकर पूजने लगा। लेकिन जेल में बैठे ग्रे को कोई डर नहीं था। वह अपनी कोने में छिपाए हुए परफ्यूम की बोतल निकालता है। जैसे ही जेल के रक्षक उसे ले जाने आए, उसने बोतल का ढक्कन खोल दिया। फिर जो भी वहां था सब उसके अनुयायी बन गए। फिर वह चुपचाप चीनी पोशाक में बदल गया और उसे फांसी के मैदान तक पहुंचाया। जैसे ही वह गाड़ी से उतरा, दर्शक, जो पहले चिंतित थे, अब उसके प्रति आकर्षित और दयालु भाव दिखाने लगे। यहां तक कि गुस्से में भरे गुइज़शोउ ने भी उसकी चरणों में शीश झुका दिया। उसने गर्म लोहे का लाभ उठाते हुए धीरे से रूमाल पर परफ्यूम की एक बूंद हवा में छिड़क दी। तब सभी लोग इकट्ठे हुए और उसे स्वर्ग से उतरे देवदूत के रूप में पुकारने लगे। ग्रे ने इस क्षण का आनंद लिया, जैसे 100 बाज एक साथ उसकी आजादी और शक्ति का अनुभव कर रहे हों। लेकिन जब उसने रूमाल नीचे फेंका तो सभी लोग अचानक वासना के प्रभाव में आ गए। उन्होंने मौके या अपनी पहचान की परवाह नहीं की, एक दूसरे को चूमा और अपने आसपास के लोगों को छूने लगे। इस समय ग्रे हैरान था। फिर उसे वह लाल बालों वाली लड़की याद आई जो फल बेचती थी। उस समय उस लड़की की मीठी खुशबू वासना या लालच नहीं थी, बल्कि शांति और आशा की प्रतीक थी। इसलिए उसने ठान लिया कि अगर वह दुनिया का सबसे बेहतरीन परफ्यूम बना सके तो वह उस मूल खुशबू को फिर से जीवित कर पाएगा और जीवन और अस्तित्व का असली अर्थ खोज सकेगा। लेकिन वह गलत था। उसकी जिंदगी का अर्थ तो उस रात ही मर चुका था जब उसने फल बेचने वाली लड़की की हत्या की थी। अब वह परफ्यूम से दुनिया जीत चुका था, लेकिन यह वही प्यार नहीं था जिसकी उसे तलाश थी, बल्कि एक नकली विजय थी जिसे किसी ने उसके ऊपर थोप दिया था। जब उसे यह सब महसूस हुआ, तब अकेले तर्कशील बोझुए अपने लंबे तलवार के साथ आए। ग्रे ने सोचा कि काटा जाना ही अच्छा है, इसलिए उसने शांतिपूर्वक हाथ फैलाए। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब बोझुए अचानक उसके सामने घुटनों के बल गिर गए और माफी मांगने लगे। बोझुए का अभी भी तर्कशील रहना केवल उसकी दृढ़ प्रेम भावना की वजह से था, क्योंकि वह ग्रे से बहुत दूर था और परफ्यूम के प्रभाव में नहीं आया था। जब वह ग्रे के करीब आया, तब भी उसने खुद को खो दिया। किसी को नहीं पता कि कितनी देर लगी जब उसने अराजक भीड़ में प्रवेश किया और धीरे धीरे होश में आया। उनका व्यवहार नैतिक मानदंड से बहुत परे था, इसलिए कोई भी उस पर फिर से चर्चा नहीं करता। इसके अलावा पुलिस ने सूचना प्राप्त करने के बाद तुरंत हत्यारे के खिलाफ नई जांच शुरू की। अंततः ग्रे का बॉस पीट पीट कर मर गया और फिर से बलि का बकरा बन गया, और ग्रे, जिसे जीवन की कोई उम्मीद नहीं थी, अपने मूल योजना के अनुसार लौट आया, जहां वह पैदा हुआ था, समुद्री खाद्य बाजार में। आग के चारों ओर देखते हुए गरीब आदमी के पास खाने या पहनने के लिए कुछ नहीं था। उसने अपने सिर पर बचा हुआ सारा परफ्यूम डाल दिया। पास के गरीब लोग चिल्लाए और उसे खाते समय प्यार करने को कहा। वे उसे एक एक करके खा गए, भले ही वह कोई खोई हुई धरोहर हो। अगले दिन उसे एक आवारा बच्चे ने उठा लिया। इसके बाद ग्रे पूरी तरह दुनिया से गायब हो गया, जैसे वह कभी मौजूद ही नहीं था। परफ्यूम का निर्देशन टॉम टिकवे ने किया था, जिन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। 2006 की हॉरर फिल्म में सबसे निचले तहखाने में जन्मा ग्रे सामान्य लोगों से कहीं अधिक संवेदनशील सूंघने की क्षमता रखता था और उसके पास घातक प्रणाली थी। लेकिन जिन लोगों का उसके संपर्क में आना हुआ, वे लगभग अपनी जान गंवा बैठे। इस तरह बड़ा होने के बाद उसने पाया कि उसके पास कोई स्वाद नहीं है। अपने अस्तित्व के अर्थ और मूल्य को साबित करने के लिए उसने कसम खाई कि वह दुनिया का सबसे बेहतरीन परफ्यूम बनाएगा और फूलों वाली लड़की का परफ्यूम इकट्ठा करना शुरू कर दिया। यहां तक कि उसने अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए लोगों की हत्या करने तक की कोशिश की। उसके विचार में उस लड़की का परफ्यूम स्ट्रीट की किंवदंती था, जो सभी जीवित प्राणियों को मंत्रमुग्ध करने के लिए पर्याप्त था। लेकिन जब वह वास्तव में सफल हुआ तो उसे एहसास हुआ कि जो चीज वह हमेशा चाहता था वह दुनिया को जीतने की शक्ति नहीं थी, बल्कि प्यार पाने और प्यार करने की क्षमता थी। वार्षिक समारोह में उसने अपने जन्म स्थान लौटने का निर्णय लिया और खुद पर अपना बनाया हुआ परफ्यूम छिड़क दिया। स्थानीय लोग उसे घूरते रहे और इस तरह उसने प्यार की तलाश को चरम सीमा में समाप्त किया। जहां तक मुझे पता है, इस फिल्म की शूटिंग ग्रे के जन्मस्थान एक समुद्री खाद्य बाजार में की गई थी, जिसमें 2.5 टन मछली और 1 टन मांस रखा गया था। गंध इतनी तीव्र थी कि पास के निवासियों ने शिकायत तक कर दी। बड़े दृश्य की शूटिंग के लिए कुल 750 लोग लगाए गए, जिनमें 375 अस्थायी अभिनेता शामिल थे। हालांकि यह चौंकाने वाला दृश्य फिल्म में केवल कुछ मिनटों के लिए दिखाई दिया। इसे शूट करने में 1 हफ्ता लगा। इसके अलावा फिल्म में परफ्यूम की सेटिंग का उद्देश्य लोगों के दिलों में प्यार की भावना को जगाना था। इसलिए ग्रे को अंततः चुनौती दी गई, नॉट क्योंकि गरीब बहुत भूखे थे, बल्कि क्योंकि प्यार की लालसा युद्ध की लालसा में बदल गई थी।
केवल ग्रे को टुकड़ों में तोड़कर और उसे परिवार में समाहित करके ही संतोष प्राप्त किया जा सकता था। निस्संदेह ग्रे की त्रासदी उसके अत्यधिक प्रेम की लालसा से उत्पन्न हुई। उसके बचपन से ही मां ने उसे त्याग दिया और समाज ने उसे अपनाया नहीं। उसने कभी सामान्य भावनात्मक संबंध का अनुभव नहीं किया, इसलिए उसने प्यार की जगह खुशबू को भर दिया और दूसरों की मोहब्बत और मंत्रमुग्धता प्राप्त करने की कोशिश की। हालांकि सच्चा प्यार समझ और सम्मान पर आधारित होता है, न कि किसी को नियंत्रित करने या अपने कब्जे में करने पर। साथ ही यह हमें यह एहसास भी कराता है कि असली आत्म साक्षात्कार बाहरी शक्ति से मान्यता प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि विनम्र हृदय के साथ मानवता को स्वीकार करने की जटिलता में है। दुनिया के साथ सम्मान और संबंध बनाने, मानवता की विविधता को समझने और नैतिक आधार रेखा पर टिके रहने से हम आदर्शों की खोज में खोने से बच सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कृपया लाइक, कमेंट और रिपोस्ट करें। मैं हूं शार्क, अगली बार आपसे मिलने की प्रतीक्षा रहेगी।